मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है, तो वो है Mg जमा में O2। अभिक्रिया करके क्या बनाता है ये मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। ऊपर वाली जो समीकरण था, ऊपर वाला समीकरण, इसमें तो थोड़ा सा हमें मुश्किल पड़ा, लेकिन ये बिल्कुल आसानी से हो जाएगा। कुछ ऐसे समीकरण होते हैं जो बिल्कुल आसानी से हो जाते हैं, कुछ में थोड़ा सा ज्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ती है। इसके लिए हमें टेबल बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। किस तरह से Mg यहाँ पर एक है, यहाँ पर भी एक है, मतलब अभिकारक में भी एक और उत्पाद में भी एक। ऑक्सीजन तो Mg तो संतुलित है, ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है, यहाँ पर अकेला है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 2 लगा देंगे। मतलब 2 लगाने से क्या हुआ, यहाँ पर मैग्नीशियम के भी 2 हो गए और ऑक्सीजन के भी 2 हो गए। लेकिन और जैसे ही हमने ऑक्सीजन को यहाँ पर संतुलित किया तो मैग्नीशियम असंतुलित हो गया, तो मैग्नीशियम को यहाँ पर अगर हम 2 लगा देंगे तो ये मैग्नीशियम भी संतुलित हो जाएगा। तो ये पूरी इक्वेशन हो गई संतुलित। अब इसको भौतिक साइनोभौतिक जो अवस्था होती है उसके साथ लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 2 Mg ठोस यानी कि सॉलिड जमा में O2 जो होती है गैस, और उसके बाद 2 MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड जो होगी ठोस। ठीक है, ठोस यानी सॉलिड। तो इस तरह से किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है। आप जितना अध्ययन यानी प्रैक्टिस करोगे उतना ही ये आपके लिए आसान होता जाएगा। पीछे वाले पेज पर हमने रासायनिक समीकरण को संतुलित किया था। अब हम देखते हैं रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है, जो भी संतुलित किया था वो क्यों जरूरी है उसको संतुलित करना। तो इसका एकमात्र कारण है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ये आप कक्षा 9 में पढ़ चुके हैं। ये नियम क्या कहता है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में ना तो द्रव्यमान का निर्माण होता है, ठीक है, ना तो द्रव्यमान का निर्माण होता है और ना ही विनाश होता है। इसका मतलब क्या होगा, द्रव्यमान जितना अभिकारकों में है रासायनिक अभिक्रिया के पहले है वो उतना ही उत्पादों में रासायनिक अभिक्रिया के बाद रहेगा। तो इस नियम से हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया के पहले यानी कि अभिकारक एवं उसके बाद रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद यानी कि उत्पाद में प्रत्येक पदार्थ के परमाणुओं की संख्या बराबर होनी चाहिए। परमाणुओं की संख्या बराबर इसलिए होनी चाहिए क्योंकि परमाणु द्रव्यमान जो है वो किस चीज पर डिपेंड करता है, परमाणुओं की संख्या पर। तो परमाणुओं की संख्या बराबर होगी तो ही द्रव्यमान दोनों तरफ बराबर होगा। ठीक है, अब देखते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रियाओं के कितने प्रकार होते हैं, इनको एक एक करके पढ़ेंगे। तो रासायनिक अभिक्रिया का पहला प्रकार है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया क्या होती है, इस अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाए, एक या फिर एकल अकेला उत्पाद बनाए, तो उसे कहा जाएगा संयोजन अभिक्रिया। अभिकारक तो 2 या 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन उत्पाद हमेशा एक ही बने, ऐसी अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहा जाएगा। और इसका जो रासायनिक समीकरण कुछ इस तरह से होगा, एक अभिकारक A है और एक अभिकारक B है, 2 अभिकारक जुड़कर 2 या 2 से ज्यादा अभिकारक जुड़कर अकेला C उत्पाद बनाए, तो इस तरह का जो रासायनिक समीकरण लिखा होगा उसको कहा जाएगा संयोजन अभिक्रिया। उदाहरण से और अच्छी तरह से समझ लेते हैं। उदाहरण में सबसे पहला है कोयले का दहन। कोयले का दहन किस तरह से होता है, कोयला क्या होता है, कार्बन का सूत्र होता है, कार्बन का प्रतीक C, ठीक है। तो एक कार्बन जमा में ऑक्सीजन इसलिए क्योंकि ऑक्सीजन गैस ही किसी भी दहन के लिए उत्तरदायी होती है। तो कार्बन जमा में ऑक्सीजन, 2 अभिकारक मिलकर एक CO2 गैस का निर्माण करते हैं। जलने के बाद कोयले में से CO2 गैस निकलती है, तो 2 अभिकारक एक सिंगल अकेले उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो उसे कहा जाएगा संयोजन अभिक्रिया। ये उदाहरण हो जाएगा। इसी तरह से अगला उदाहरण जल का निर्माण भी संयोजन अभिक्रिया के द्वारा ही होता है। इसमें 2 चीजें होती है, 2H2 यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, 2 अभिकारक मिलकर एक अकेली चीज जल यानी कि H2O का निर्माण कर रहे हैं। तो 2 अभिकारक एक चीज का निर्माण कर रहे हैं तो संयोजन अभिक्रिया। ये दोनों इसके उदाहरण हो जाएंगे। ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया का दूसरा प्रकार है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया क्या होती है, वियोजन का मतलब होता है अलग होना। तो ये अभिक्रिया क्या होती है, एक अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पादों में बदल जाए तो उसे वियोजन अभिक्रिया कहा जाएगा। मतलब कोई एक अभिकारक, जैसे कि हमारा A कोई एक अभिकारक है, इसको गर्म किया जाएगा तो ये 2 B और C उत्पाद में बदल जाना। मतलब कोई एक अभिकारक 2 चीजों में बट जाए, अलग अलग हो जाए, तो उसे कहेंगे हम वियोजन अभिक्रिया। वियोजन का मतलब ये होता है अलग होना। तो A यहाँ पर
अलग अलग दो हिस्सों में बट गया, बी और सी में, ठीक है। और ये वियोजन अभिक्रिया ये 3 प्रकार से होती है, ऊष्मीय वियोजन, वैद्युत वियोजन और प्रकाशीय वियोजन। इन तीनों के बारे में अगले पेज पर उदाहरण सहित पढ़ते हैं बिल्कुल अच्छी तरह से। तो वियोजन अभिक्रिया का पहला प्रकार है ऊष्मीय वियोजन। ये क्या होता है, अभिकारक को ऊष्मा द्वारा अलग किया जाता है, ठीक है। अभिकारक को ऊष्मा या फिर कह सकते हैं हम गर्मी द्वारा तापमान बढ़ाकर अलग किया जाता है। उदाहरण देख लेते हैं, इसका अच्छी तरह से हमें समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर है CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट जो कि एक ठोस होता है, जब इसको गर्म किया जाएगा, इसको ऊष्मा प्रदान की जाएगी, इसका तापमान बढ़ाया जाएगा, तो ये दो चीजों में CaO कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 दो उत्पादों में बदल जाएगा। तो कोई एक अभिकारक ऊष्मा द्वारा दो उत्पादों में बदल जाए तो उसे कहेंगे हम ऊष्मीय वियोजन। ऊष्मा का मतलब ही होता है गर्मी, तो ऐसा वियोजन जो गर्मी के द्वारा किया जाए, ठीक है। वियोजन अभिक्रिया का दूसरा प्रकार है वैद्युत वियोजन। वैद्युत वियोजन क्या होता है, विद्युत धारा के प्रवाहित होने के कारण होने वाला वियोजन। तो इसमें विद्युत यानी कि बिजली इसमें से गुजारी जाती है, तो वो दो अलग चीजों में बट जाए तो उसे कहा जाएगा वैद्युत वियोजन। जैसे उदाहरण ले लेते हैं इसका, यहाँ पर हमारे पास है 2H2O यानी कि पानी, ठीक है। जल जो कि एक लिक्विड है, उसमें से जब विद्युत धारा गुजारी जाएगी तो वो दो अलग अलग गैसेज में बदल जाएगा, हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में। तो कोई एक अभिकारक विद्युत धारा उसमें से जब गुजारी जाए, जब दो अलग अलग उत्पादों में बदल जाता है, तो उस तरह के अभिक्रिया को कहा जाएगा वैद्युत वियोजन अभिक्रिया, ठीक है। वियोजन अभिक्रिया का तीसरा प्रकार है प्रकाशीय वियोजन। प्रकाशीय मतलब रोशनी, ठीक है। तो ये क्या होता है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होने वाला वियोजन। ऐसा वियोजन जो सूर्य के प्रकाश की वजह से होता है, ठीक है। तो इसका भी उदाहरण देखते हैं यहाँ पर 2AgCl यानी कि सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड को जब सूर्य के प्रकाश में रखा जाएगा तो ये दो अलग अलग चीजों में बदल जाएगा, Ag यानी कि सिल्वर और क्लोरीन में, ठीक है। तो ऐसा वियोजन जिसमें कोई एक अभिकारक को सूर्य के प्रकाश में रखने से वो दो अलग अलग चीजों में बदल जाए तो उसे कहा जाएगा प्रकाशीय वियोजन। और ये जो अभिक्रिया है प्रकाशीय वियोजन की, सिल्वर क्लोराइड को अलग अलग करना, इसका उपयोग किया जाता है श्याम श्वेत फोटोग्राफी यानी ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये महत्वपूर्ण है, कई बार आपसे एग्जाम में पूछी गई है, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया का तीसरा प्रकार है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, इस अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। मतलब कोई ज्यादा क्रियाशील तत्व है, वो कम क्रियाशील तत्व को कम क्रियाशील के यौगिक में से ही उसको विस्थापित कर देता है। उदाहरण से बिल्कुल अच्छी तरह से इसे समझते हैं। तो उदाहरण है यहाँ पर Fe जमा में CuSO4, मतलब Fe होता है लोहा, CuSO4 होता है कॉपर सल्फेट। इसके नीचे मैंने लिख दिए, इनको आप पढ़ सकते हैं। तो आयरन और कॉपर सल्फेट अभिक्रिया करके, ये दोनों अभिकारक अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, FeSO4 लोहे का सल्फेट जमा में कॉपर यहाँ से अलग हो जाता है। तो इस इक्वेशन को आप देखेंगे, इस समीकरण को आप देखेंगे तो यहाँ पर कॉपर सल्फेट का जो यौगिक है, ये अभिक्रिया होने के बाद क्या हो जाता है, लोहे का सल्फेट, ठीक है। मतलब ये कॉपर जो है, लोहा कॉपर से ज्यादा क्रियाशील होता है, तो ये ज्यादा क्रियाशील तत्व ने कॉपर को उसी के यौगिक कॉपर सल्फेट में से उसको अलग कर दिया है, ठीक है। उसे विस्थापित कर दिया है, अलग निकाल दिया है। तो सल्फेट के साथ यहाँ पर लोहा आ जाता है कॉपर की जगह, और कॉपर हो जाता है बिल्कुल अलग। तो इसलिए इसी के कॉपर को इसी के यौगिक कॉपर सल्फेट में से अलग कर दिया जाता है। तो इस तरह की जो अभिक्रिया होगी उसे कहा जाएगा विस्थापन अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रियाओं का चौथा प्रकार है द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, इस अभिक्रिया में उत्पादों के निर्माण दो यौगिकों के बीच आयनों के आदान प्रदान से होता है। आयन होते हैं, उस पर चार्ज कितना है, जमा का धनात्मक चार्ज है या ऋणात्मक, ठीक है। तो इसका उदाहरण देख लेते हैं, इसे अच्छी तरह से समझ लेंगे। यहाँ पर उदाहरण में है Na2SO4 यानी कि Na जो साइन होता है, ये होता है सोडियम और सोडियम सल्फेट जमा में BaCl बैरियम क्लोराइड। अभिक्रिया करके ये बनाते हैं बैरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। नीचे मैंने इनके नाम लिख दिए हैं, ठीक है। तो
इसमें आप देखेंगे कि जो सल्फेट यहाँ पर सोडियम के साथ है, सल्फेट और सोडियम साथ साथ है, लेकिन जब अभिक्रिया हो जाएगी तो ये सल्फेट जो है ये बैरियम के साथ जुड़ जाएगा। ठीक है, ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे अभिक्रिया के बाद। तो यहाँ पर आप देखो BaSO4, ठीक है, और जो सोडियम है Na, ये Na और Cl, क्लोरीन, सोडियम और क्लोरीन जुड़कर NaCl का निर्माण करेंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ, दो द्विविस्थापन, मतलब बैरियम ने सोडियम को सल्फेट में से विस्थापित कर दिया और सोडियम ने क्लोरीन में से बैरियम को विस्थापित कर दिया। तो दोनों जगह विस्थापन हुआ है, इसलिए इसका नाम लिखा गया है द्विविस्थापन, क्योंकि इसमें दो विस्थापन हो रहे हैं। ठीक है, अब आयनों की बात आती है, आयनों के बीच किस तरह से आदान प्रदान हुआ वो देखो। बैरियम जो होता है Ba, उस पर चार्ज होता है 2 जमा, धनात्मक 2 चार्ज होता है, धनात्मक मतलब जमा, और सल्फेट जो है इस पर चार्ज होता है SO4, इस पर चार्ज होता है 2 घटा ऋणात्मक, मतलब 2 आयन इसके पास ज्यादा होते हैं, इसके पास कम होते हैं। तो ये एक दूसरे को आदान प्रदान, दोनों एक दूसरे को साथ जुड़ जाते हैं और टोटल चार्ज हो जाता है, जहाँ पर 2 घटा का यहाँ पर 2 जमा का, टोटल जो चार्ज है आयनों का वो 0 हो जाता है और बन जाता है BaSO4। ठीक है, और ये जो BaSO4 होता है, BaSO4 सफेद अविल्य अवशेप का निर्माण करता है। अविल्य अवशेप वो होता है जो जल के अंदर बनता है, लेकिन जल के अंदर वो अघुलनशील होता है। वो कुछ इस तरह से बनेगा, जैसे इस बीकर है, इसमें जल है, ठीक है, ये जल है, इसमें जब अभिक्रिया होगी तो इसमें एक अविल्य जो पानी में अघुलनशील तत्व का निर्माण होगा, जो कि इसमें नीचे की तरफ इस तरह से बैठ जाएगा, पानी में वो घुलेगा नहीं। ठीक है, तो ये नीचे जो सफेद कलर का आपको दिखाई दिया है, इस तरह का कुछ बैरियम सल्फेट बनेगा। ठीक है, रासायनिक अभिक्रियाओं का 5वां प्रकार है उपचयन और अपचयन। दोनों मिलते जुलते शब्द हैं, तो अच्छी तरह से इन्हें पढ़ें। उपचयन और अपचयन। उपचयन क्या होता है, पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होना, या तो पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि हो अभिक्रिया के दौरान, या फिर हाइड्रोजन का ह्रास हो। ठीक है, यहाँ पर देखिए मात्रा आएगी, हाइड्रोजन का ह्रास यानी हाइड्रोजन की कमी हो, दोनों कंडीशन में उपचयन कहा जाएगा उसे। ठीक है, अपचयन क्या होता है, बिल्कुल उपचयन का उल्टा अपचयन होता है। अपचयन में पदार्थ में हाइड्रोजन की वृद्धि यानी हाइड्रोजन अगर जुड़ जाए, या फिर ऑक्सीजन का ह्रास यानी कि ऑक्सीजन उसमें से हट जाए, तो उसे क्या कहा जाएगा, अपचयन। उदाहरण की सहायता से बिल्कुल अच्छी तरह से समझते हैं इसे। यहाँ पर ये उदाहरण है, कार्बन जमा में, ये सी, कार्बन जमा में ऑक्सीजन, कार्बन और ऑक्सीजन दोनों अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर कार्बन अकेला है, इधर जाने पर इसमें क्या हुआ, ऑक्सीजन जुड़ गई, तो यहाँ कार्बन का क्या हुआ है, उपचयन। ठीक है, कोई भी एक चीज हो जाए, या तो ऑक्सीजन जुड़ जाए या हाइड्रोजन हट जाए, दोनों कंडीशन क्या होंगी, उपचयन। और अपचयन में क्या होगा, या तो हाइड्रोजन जुड़ जाए या ऑक्सीजन कम हो जाए, दोनों कंडीशन में क्या कहा जाएगा, अपचयन। एक और उदाहरण देख लेते हैं इसका, जैसे यहाँ पर हो रहा है CuO, कॉपर ऑक्साइड जमा में हाइड्रोजन, कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन अभिक्रिया करके जमीन को ऊष्मा, जमीन दोनों को गर्म किया जाता है, तो ये बनाते हैं कॉपर जमा में H2O यानी जल। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉपर में से ऑक्सीजन हट गई है, और ऑक्सीजन का हटना, ऑक्सीजन का ह्रास होना क्या होता है, अपचयन। तो यहाँ पर हुआ है अपचयन। ठीक है, और इसी तरह आप देखेंगे हाइड्रोजन, यहाँ पर अकेला हाइड्रोजन है, जब यह अभिक्रिया होने के बाद